बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 का जो टाइटल है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। हमने सॉलिड्स में जो बगाड़ पैदा होता है, डिफॉर्म किया जाता है, उसको डिस्कस करना है। इस पॉइंट को समझने के लिए ये आपके सामने, अच्छा, इसमें ये जो हमारा नॉलेज है वो फर्स्ट नॉलेज है। और इसमें जो एसएलओस हमने कवर करना है वो पहला एक ही एसएलओ इसके अंदर, इलस्ट्रेट दैट, हम वजाहत करेंगे दैट द फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकती हैं ए चेंज इन साइज एंड अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगती हैं तो वो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के साइज या उसकी शेप वगैरह को चेंज कर सकती हैं। और डिफरेंट सिचुएशन फोर्सेस के लगने पे क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, पहले उसको एक इमेज से देखते हैं। ये आपको एक इमेज नजर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि जो येलो एरो है ये फोर्सेस की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं। पहले वाली इमेज में आप देखो जो फोर्सेस है वो इनवर्ड लग रही हैं, और इनवर्ड लगने से होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह जब वॉल्यूम में तब्दीली आ गई, साइज में तब्दीली आ गई, तो आप कहते हो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है, और इस डिफॉर्मेशन को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। दूसरा इमेज देखो, ये वाला जो इमेज है साथ वाला, इसमें क्या है, आउटवर्ड फोर्सेस लग रही हैं। यहां पे फोर्सेस आउटवर्ड हैं, और जब आउटवर्ड फोर्सेस लगाएंगे तो डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, और इसको भी आप डिफॉर्मेशन ही कहते हो। जाहिर लेंथ का बढ़ना, साइज का चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना, शेप का चेंज होना, ये सारी बातें किस में आती हैं, ये डिफॉर्मेशन में आती हैं। तो ये भी हमारी डिफॉर्मेशन है, इसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। खैर, ये वाला जो केस है इसमें हमारे पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स हम इस ऊपर वाले फेस के राइट साइड पे लगा रहे हैं, और एक फोर्स नीचे वाले फेस पे लेफ्ट साइड पे लग रही होती है। तो एक ऊपर से एक नीचे से जब फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला फेस आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और इससे ये जो क्यूब है क्यूब नहीं रहेगा, एक और शेप बन जाएगी, तो शेप में चेंज आ जाएगी। ये भी एक डिफॉर्मेशन है, ये भी क्या है, एक डिफॉर्मेशन है। इसको आप डिफॉर्मेशन, इसको शेयर डिफॉर्मेशन कह सकते हो, शक्ल का बदल जाना। खैर, इधर भी आप देख रहे हो कि यहां पे एक इस तरह से फोर्स लगाई जा रही है कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में रोटेशन पैदा हो जाए। जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, कपड़ों को निचोड़ने के लिए हम फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जो भी कपड़ा है आपका टॉवल है उसके डिफरेंट पार्ट्स रोटेट करते हैं, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ये भी डिफॉर्मेशन है। इधर आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस ऐसे लगाई जा रही हैं कि ये कर्व हो रहा है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व करने का मतलब उसको बेंड किया जा रहा है, ये भी एक डिफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड बेंडिंग। तो डिफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, वो आज हमारी डिस्कशन है। अच्छा, आप ये जानते हो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकती है, हरकत में ला सकती है, उसकी स्टेट को बदल सकती है, या उसके साइज को चेंज कर सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है। तो फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने साइज और शेप को चेंज करने के हवाले से डिस्कस करना है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की के साइज या शेप को चेंज करना चाहते हो तो आपको टू से मोर टू और मोर फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ती है। जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट के साइज को या उसकी शेप को चेंज करना है तो वी मस्ट एक्सर्ट टू और मोर देन टू फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगाएंगे तो उसका साइज या उसकी शेप में चेंज आएगी। और जब साइज या शेप में चेंज आ जाती है तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी। क्या प्रोड्यूस कर दी? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी। जैसा कि आप यहां पे अब जो डिफॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं।
कंप्रेशन भी हो सकती है, अभी बात की थी, स्ट्रेचिंग भी की जा सकती है, बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है। ये मेन टाइप्स हैं जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी डिफॉर्मेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं और किस तरह से लगाई जा रही हैं। तो फोर्सेस जो है वो उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की डिफॉर्मेशन यहां पे आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। जैसे कि यहां पे देखो, आपके पास ये एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस स्प्रिंग को दोनों साइडों से फोर्स लगाता हूं, इनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस लग रही हैं। अब जब दो फोर्सेस लगाएंगी, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, तो होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहा जाएगा? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? यहां पे टू फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जिससे साइज या लेंथ वगैरह जो है वो रिड्यूस होती है। अच्छा, इधर भी आप देखो, ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर अगर एक पर्सन बैठा है, तो मुझे बताओ, ये जो हमारा बॉल है, जब ऊपर पर्सन बैठेगा तो इसका जो वेट है वो इस बॉल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। इसकी ये ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई यहां पे, ये समझो आपका बॉल है जिसके ऊपर एक फोर्स ऑफ पर्सन का वेट है, और दूसरा यहां पे जिस सरफेस के ऊपर ये बॉल पड़ा हुआ है उस सरफेस की एक नॉर्मल फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, उसे आप रिएक्शनल फोर्स भी कह सकते हो, वो यहां पे शो की हुई है। तो इसका मतलब इस बॉल के ऊपर भी दो फोर्सेस है, एक ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरा इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जब दो फोर्सेस इनवर्ड लगेंगी तो डेफिनेटली इसके साइज को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। तो ये हमारी यहां पे किस तरह की डिफॉर्मेशन होगी, इसको कंप्रेशन का नाम देंगे। खैर, एक बात आप याद रखो, जब भी कंप्रेशन की जाती है तो जो फोर्सेस होती है ना, वो ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस हैं जहां पे फोर्सेस लग रही हैं उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती हैं। जैसा कि यहां पे देखो, ये ऊपर वाली सरफेस है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ऐसे ही नीचे वाली सरफेस के ऊपर भी जो फोर्स है वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो कंप्रेशन के लिए फोर्सेस जो है वो एक तो ऑपोजिट होनी चाहिए, एक इनवर्ड होनी चाहिए, और तीसरा ये फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो तब हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेशन होगी। तो कंप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग भी आपने जो है वो कर ली। इसको लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज और वॉल्यूम, वॉल्यूम का कम होना या साइज का कम होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, बाय अप्लाइंग फोर्सेस, फोर्सेस लगाने की वजह से, दैट पुश इनवर्ड फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस इनवर्ड लग रही हो, जैसा कि आपने इन दोनों एग्जांपल्स में देखा। और जब कंप्रेशन के लिए कंडीशन मैंने बता दी है, कंप्रेशन हैपेंस उस वक्त होगी व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, जब फोर्सेस को लगाया जाता है परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर, टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। खैर एनी हो, मैंने तीन कंडीशन बता दी कि फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और इनवर्ड लग रही हो और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेचिंग। ये क्या है? स्ट्रेचिंग का मतलब साइज का बढ़ जाना, लेंथ का बढ़ जाना, इसे आप स्ट्रेचिंग का नाम देते हो। ये अब स्ट्रेचिंग कैसे होती है, ये आपके सामने एक स्प्रिंग नजर आ रहा है आपको, अगर मैं इस स्प्रिंग की दोनों साइडों से आउटवर्ड फोर्स लगाऊं, फोर्सेस अपोजिट लगे लेकिन आउटवर्ड लगे, तो होगा क्या, मुझे बताओ क्या होगा बेटा, इस स्प्रिंग की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? जी मेरे बच्चों, स्प्रिंग की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? जी मेरे बच्चे, स्प्रिंग की लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है? सर स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ जी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ का इंक्रीज होना, साइज का बढ़ना, इसे आप स्ट्रेचिंग कहते हो। इसका मतलब यहां पे स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक हो गया? तो स्ट्रेचिंग के लिए भी उसी तरह की कंडीशन है जैसी आपने
कंप्रेशन के अंदर पड़ी कि फोर्सेस ऑपोजिट हो और यहां पे लेकिन फोर्सेस आउटवर्ड हो, वहां पे इनवर्ड थी, यहां पे आउटवर्ड हो। और तीसरी जो कंडीशन बताई थी वो क्या बताई, आप बताओगे मुझे, जरा बताओ तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई है अभी जी मेरे बच्चे। एक फोर्सेस ऑपोजिट हो और दूसरा फोर्सेस आउटवर्ड हो और तीसरा वहां पे कंप्रेशन में क्या बताया था, फोर्सेस मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस, फोर्सेस मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन के लिए तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन तो मिल गई कि फोर्सेस ऑपोजिट हैं और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। और तीसरी कंडीशन, एक केस में इनवर्ड फोर्सेस हैं और एक केस में आउटवर्ड फोर्सेस हैं। इनवर्ड फोर्सेस होंगी तो कंप्रेशन होगी और अगर आउटवर्ड फोर्सेस होंगी तो स्ट्रेचिंग होगी। अब जरा इस फिगर में देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक पर्सन जो है वो सस्पेंडेड है, लटकाया हुआ है इसको। अब जब इसको लटकाएंगे तो मुझे बताओ, ये जो पर्सन है इसका जो वेट है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, किधर लगाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन एक तो इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स हो गई किसकी, इस पर्सन के वेट की डाउनवर्ड फोर्स हो गई, और दूसरा यहां पे जो स्पोर्ट है जहां से इस पर्सन को, इस स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, ये स्पोर्ट इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचेगी, स्पोर्ट की वजह से स्ट्रिंग के ऊपर की तरफ फोर्स होगी, तो वो अपवर्ड फोर्स होगी। इस तरह से दो फोर्सेस आ गई, दोनों फोर्सेस आउटवर्ड हैं, ठीक है, ऑपोजिट हैं। और इस स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, इस तरह से अगर स्ट्रिंग बना लें तो ये वाला जो क्रॉस एरिया है इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, इधर भी एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। तो इससे होगा क्या, स्ट्रिंग की लेंथ में इजाफा हो जाएगा, स्ट्रेचिंग होगी। इसको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से भी जाहिर किया गया है। ये दोनों फोर्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स है फ्रॉम द वेट ऑफ द पर्सन और दूसरा यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, फ्रॉम अ स्पोर्ट, स्पोर्ट की वजह से ये अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो ये स्ट्रेचिंग के हवाले से भी आपने पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, अब जो डिफॉर्मेशन होती है ना वो भी दो तरह की होती है, मेजर दो टाइप्स अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं। अगर आप फोर्सेस लगाते हो और फोर्सेस रिमूव करने पे अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में आ जाए तो ऐसी डिफॉर्मेशन को आप क्या कहोगे, टेम्पररी डिफॉर्मेशन, आरजी डिफॉर्मेशन, वक्ती डिफॉर्मेशन, या इसका एक और नाम भी है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने फोर्स हटाई, इतनी ज्यादा फोर्स लगाई हुई थी कि फोर्स हटाई लेकिन ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में नहीं आया, असल कंडीशन में नहीं आया, असल शेप में नहीं आया, तो इस तरह की जो डिफॉर्मेशन है इसे कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, मुस्तकिल डिफॉर्मेशन आ गई। या फिर दूसरा इसका नाम है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। खैर, मैंने डिफॉर्मेशन की दो टाइप्स भी आपको बता दी मेजर, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक होती है आरजी और प्लास्टिक होती है परमानेंट, मुस्तकिल। अच्छा बेटा, अब आते हैं यहां पे, नेक्स्ट है बेंडिंग। बेंडिंग कैसे होगी, अगर आप फोर्सेस लगाते हो इस तरह से कि वो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को कर्व कर देती है, ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, कर्व कर देती हैं, तो आप कहोगे ये जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है ये बेंडिंग हुई है। जैसे कि यहां पे आपके पास अगर कोई एक रूलर है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर आपने फोर्सेस लगाई हैं और इसकी वजह से ये रूलर क्या हो गया, कर्व हो गया, तो ये आपने बेंडिंग प्रोड्यूस कर दी है। क्या प्रोड्यूस कर दी बेटा, बेंडिंग प्रोड्यूस की है। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल भी है कि हमारे पास ये एक बार है, ठीक है, एक जिम्नास्टिक जो पर्सन है वो क्या करते हैं, बार के साथ लटका है, ठीक है, रॉड है सपोज करो, तो इस रॉड के ऊपर ये पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है, इसका वेट एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो कि नीचे दो हाथों से पकड़ा है, दोनों हाथों से इसके ऊपर जो है ये सॉरी वेट की वजह से जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स है mg, पूरा वेट एक फोर्स के तौर पर यहां पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो पर्सन का वेट हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गई, और दूसरा
ये रॉड जिन स्पोर्ट्स पे बंधी हुई है उन स्पोर्ट्स की वजह से भी फोर्सेस होगी, तो दो फोर्सेस स्पोर्ट्स पे आ जाएंगी, तो इस तरह से तीन फोर्सेस लग रही। अब बेंडिंग होगी कब, थोड़ा सा इसको बता दूं। अगर फोर्सेस इस तरह से लगे कि डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे और कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रही हो और कोई उसको स्ट्रेच कर रही हो, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा। यानी फोर्सेस का एक ही रोल ना हो, ऐसी कोई फोर्स क्या कर रही है, वहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है और कोई फोर्स स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो ओवरऑल आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें कर्वनेस आ जाएगी, उसमें बेंडिंग आ जाएगी। यहां भी देखो कि हमारे पास जो वेट वाली फोर्स है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही, कंप्रेस कर रही, जबकि हमारे पास ये जो स्पोर्ट की वजह से जो फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, ये यहां पे स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस कर, इसको लंबा करना चाह रही। तो इस तरह से हमारे पास एक ही वक्त में कुछ फोर्सेस जो है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। एज ए रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक कर्वनेस आएगी और आप कहोगे ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड हो गया। तो ये पॉइंट भी आपने बेंडिंग के हवाले से सीख लिया। अब ट्विस्टिंग की तरफ आते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब रोटेट करना, रोटेशन पैदा करना, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऐसे फोर्सेस लगाओ कि उस ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो रोटेट कर जाएं, फोर्सेस एक से ज्यादा ही होंगी, यानी कम से कम दो फोर्सेस तो लगाना पड़ेंगी। अगर आप फोर्सेस ऐसे लगा रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को रोटेट कर देती हैं, तो उस वक्त आप कहोगे आपने वहां पे एक क्या किया है, रोटेशनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी है, रोटेशन वाला बिगाड़ पैदा कर दिया है, उसे आप ट्विस्टिंग का नाम देते हो। जैसे कि एक टॉवल है, क्या है, एक टॉवल को जब आप क्या करते हो, मरोड़ते हो, निचोड़ते हो, तो इसका मतलब आप फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, जैसे यहां पे शो की है। एक अगर फर्ज करें यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लग रही है और एक क्लॉकवाइज लग रही है फोर्स, तो ये दोनों फोर्सेस जो है इस क्लॉथ को, इस टॉवल को क्या कर रही है, मरोड़ रही है, इसमें रोटेशन पैदा कर रही है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को घुमा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पे ट्विस्टिंग आ जाएगी। और ये एक बोतल है, अगर इसको भी आप इसका जो ढक्कन है इसको खोलना चाहो, यानी इसकी सील को तोड़ना चाहो, तो आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हो और अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा के यहाँ पे ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करते हो और उसको ब्रेक करते हो, क्योंकि डिफॉर्मेशन में चीजें ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो इतना डिफॉर्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अगर नहीं टूटा तो वो अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में आ गया तो वो आपकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप इतनी फोर्स लगा देते हो कि ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट डिफॉर्म हो गया है, तो ऑब्जेक्ट वहां पे टूट भी सकता है। खैर, ये आपने जो है वो तमाम टाइप्स की डिफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पे एमसीक्यू है, इसके बारे में आपने बताना है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस के इफेक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करने वाली ऑप्शन कौन सी है, बेहतरीन बयान। बेटा सबसे पहले जरा देखो क्या है स्टेटमेंट, दे कैन ओनली चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है? नहीं, बाकी भी बड़े काम कर सकती है। सिर्फ पोजीशन चेंज करने के लिए तो फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा, दे कैन ओनली चेंज द ऑब्जेक्ट स्पीड। क्या ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करती? नहीं, स्पीड के अलावा भी काम कर सकती है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, शेप को भी चेंज कर सकती है, साइज को भी चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये भी एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब तीसरी ऑप्शन में देखो, दे कैन चेंज द ऑब्जेक्ट्स साइज एंड शेप। हाँ, इसके अंदर ओनली वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये फोर्स चेंज कर सकती है साइज को, शेप को, और काम भी कर सकती है। अगर यहां पे ओनली लिखा होता तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाती। ऊपर वाली दोनों ऑप्शन के अंदर ओनली है कि वो सिर्फ वही काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है। फोर्स तो बहुत सारे काम कर सकती है, साइज को चेंज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज किए जा सकते हैं। और लास्ट वाली तो हमारी ऑप्शन है, दे हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट साइज। ये तो गलत है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सी होगी हमारे पास,
सी ऑप्शन बनेगी। तो ये बेटा आज जो है वो आपने पहला एसएलओ एक नए चैप्टर का कंप्लीट किया। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा हुक्स लॉ के हवाले से टॉपिक होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।